हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज से हमारी रिवीजन सीरीज की शुरुआत हो रही है। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि हर रोज कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका डिस्कस होगा। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे। करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड जो भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टैटिक कंपोनेंट है, वो भी डिस्कस होगा। एंड इन केस अगर आपकी फैकल्टी को लगता है कि कोई इंटरलिंकेजेस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए जो है डिस्कस की जाएंगी। अगर मैं आपको इसका स्केड्यूल बताने की कोशिश करूं तो स्केड्यूल में कुछ इस तरह से सब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट की हुई है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल दिख जाएगा एंड इसके अकॉर्डिंगली जो है हर रोज दिन में 12 बजे आपकी जो है टॉपिक्स की डिस्कशन होगी। तो आपका बहुत सारा समय ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्लास ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नाउ पहला टॉपिक है आपका एमॉक। व्हाट डज एमॉक स्टैंड फॉर? आप यहां देख सकते हैं अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब इससे हमें दो चीजों के बारे में पता लगता है। पहली चीज कि किसी तरह की सर्कुलेशन की बात कर रहा है, और दूसरी चीज ये सर्कुलेशन स्पेसिफिकली अटलांटिक रीजन से एसोसिएटेड है। तो बेसिकली ये ओशन करंट से रिलेटेड जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो बिफोर आई एक्सप्लेन द एंटायर थिंग, एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। ओशन करंट्स के टॉपिक में आप एनसीईआरटी में बहुत बेसिक चीज पढ़ते हैं कि ट्रॉपिक्स में होता है वार्म वाटर एंड पोल्स में होता है कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू ईच अदर ऑब्वियसली। नाउ वाटर फ्रॉम पोल्स कम टूवर्ड्स द ट्रॉपिक्स एंड सिमिलरली जो आपका वार्म वाटर है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स गोज टूवर्ड्स द पोल्स। तो ये जो एक ट्रांजैक्शन है, जो ये सर्कुलेशन है, ये होती रहती है। इसके बारे में आपको आइडिया है ना। इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो यहां पे अगर आप देखिए, आपको पता है कि दिस पर्टिकुलर सर्कुलेशन कीप्स ऑन हैपनिंग, है ना, व्हिच मींस वाटर इज कॉन्स्टेंटली कमिंग टुवर्ड्स पोल्स। अब मान लीजिए यहां पे 5 लीटर्स वाटर था। एक बस एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट, बट एक चीज समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैट यू लिसन टू दीज इमेजिनरी वैल्यूज। लेट्स से 5 लीटर पानी था इन अ स्पेसिफिक रीजन, और वहां पे आप मान लीजिए कि 100 ग्राम जो है सॉल्ट था, राइट। अब हुआ क्या, बिकॉज पोल्स में टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा कम है, कॉन्स्टेंटली आइस की फॉर्मेशन है, यानी कि जो पहले 5 लीटर वाटर पानी के फॉर्मेट में था, अब क्या हुआ, वो 3 लीटर ही रह गया, बिकॉज बाकी पानी का क्या हुआ, बर्फ जम गई। लेकिन सैलिनिटी तो सेम ही रही ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ज्यादा जगह में पहले 100 ग्राम सॉल्ट था, अब कम जगह में 100 ग्राम सॉल्ट रह गया, यानी कि उस जगह की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब है कितने वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है। तो जैसे जैसे वैल्यूज बदलेंगी वैसे ही उस रीजन की क्या होगी, डेंसिटी बदलती जाएगी। अब इतने रीजन में पहले हमें 100 ग्राम सॉल्ट करना था, अब 100 ग्राम सॉल्ट हमें 3 लीटर में करना है, यानी कि उस रीजन की डेंसिटी क्या हो गई, बदल गई। अब कोई चीज की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी इट विल सिंक डाउन। तो इसीलिए आप पढ़ते हो कि कोल्ड वाटर जो है इट सिंक्स ऑलवेज, राइट। तो यहां पे क्या होगा, कोल्ड वाटर जो है सिंक होना शुरू हो जाएगा। ये बस एक तरीका है देखने का कि सिंक क्यों चीजें होती हैं, राइट। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर मैं आपको समझाऊं, कोल्ड वाटर क्या हो रहा है, ड्यू टू डेंसिटी चेंजेस, ड्यू टू टेम्परेचर बीइंग वेरी कोल्ड, इट सिंक्स टू द बॉटम या टू द डीपर रीजन्स। अब ध्यान रखना, यहां पे जो कोल्ड वाटर था अगर वो नीचे की तरफ आ गया तो यहां पे तो वॉइड क्रिएट हो गया, राइट। अब कॉन्स्टेंटली ओशन करंट्स की फॉर्मेशन तो हो ही रही है, ओशन करंट्स की सर्कुलेशन हो रही है, बिकॉज आपने पढ़ा है ओशन करंट्स को बहुत सारे फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं कहां बहेंगी। विंड्स भी इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सो यहां से जो है हॉट वाटर जो ऊपर की तरफ है दैट विल फिल द वॉइड यहां। लेकिन हुआ क्या, जब यहां से हॉट वाटर आया तो यहां पे भी वॉइड क्रिएट हो गया। इस वॉइड को क्रिएट करने के लिए अगेन पानी यहां से ऊपर की तरफ आ गया। तो आप देख रहे हो, एक जगह से पानी नीचे आया, वहां वॉइड क्रिएट हुआ, उसको फिल करने के लिए दूसरी जगह से पानी आ गया। जहां से पानी आया था वहां भी वॉइड क्रिएट हो गया, उसको फिल करने के लिए अगेन नीचे से पानी ऊपर की तरफ आ गया। तो ये एक पूरी सर्कुलेशन जो है चलती रहती है। दिस एंटायर सर्कुलेशन इज रेफर्ड टू एज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन नाम क्यों है इसका, थर्मो स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर
एंड हेलाइन स्टैंड्स फॉर सैलिनिटी। यही तो हमने पढ़ा है कि कोल्ड वाटर था, सिंक हुआ, सैलिनिटी बदली, डेंसिटी बदली, अगेन सिंक हुआ। तो बेसिकली ये जो पूरी सर्कुलेशन है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, एक कि आपका टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है, क्योंकि कोल्ड वाटर हमेशा सिंक करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस रीजन की सैलिनिटी कितनी है, क्योंकि सैलिनिटी के हिसाब से डेंसिटी बदलेगी, पानी अगेन नीचे आ गया। इसीलिए इसका नाम आप देखोगे क्या है, thermohaline circulation. So the entire circulation is known as thermohaline circulation. So what happens is poles पे पानी सिंक किया, right? Again it goes towards the other regions. लेकिन tropics से पानी क्या हुआ, पोल्स की तरफ आया। क्यों? क्योंकि पोल्स में void create हो गया था। लेकिन अगर ट्रॉपिक्स से पानी आया तो क्या हुआ, ट्रॉपिक्स पे भी तो void create हो गया। अब उसको भरने के लिए जो नीचे वाला पानी था जो सिंक हुआ था, that will go towards tropics. So this entire circulation is referred to as your thermohaline circulation. और जब इस thermohaline circulation को हम absolutely अटलांटिक ओशन के रेफरेंस में डिस्कस करते हैं, हम उसको बोलते हैं AMOC, राइट? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वाई इज इट अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी ओशन करंट्स हैं जो कुछ फैक्टर्स को जो है चेंज कर सकती हैं। सो दिस इंटायर सर्कुलेशन ऑफ अटलांटिक ओशन इज रेफर्ड टू एज योर AMOC, राइट? तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि AMOC क्या होता है, इट विल बी अ सिंगल लाइन क्वेश्चन, या इट्स लेट्स से कि उसका ऑप्शन सिंगल होगा कि आइडिया क्या है कि इट्स अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स एंड स्पेसिफिकली वहां पे क्या हो रहा है, पूरी की पूरी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन हो रही है। अब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे एंड जो हीट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर ट्रॉपिक से वार्म वाटर जा रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हीट है वो भी ट्रांसफर हो रही है। अगर पोल से कोल्ड वाटर आ रहा है तो अकॉर्डिंगली जो है ट्रांसफर हो रही है चीजों की, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हीट ट्रांसफर तो चल ही रहा है। सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसफर चल रहा है। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर पता है कैसे चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डेप्थ से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ चीज आई, तो ये नीचे से जो भी चीजें आ रही, जो नीचे से वाटर करंट्स आ रही हैं वो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं, राइट? और इस पानी के ऊपर जाने को विद न्यूट्रिएंट्स आप क्या कहते हो, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। तो देखना ये जहां भी ऐसे रीजन्स होंगे ना जहां कोल्ड वाटर होंगे वहां पे फिशिंग जोन्स बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? बिकॉज अपने साथ वो जो सी का बिल्कुल निचला पार्ट है वहां से न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं। तो आप देख रहे हो, बिकॉज अगेन वार्म वाटर जो है कोल्ड की तरफ जा रहा है तो हीट भी ट्रांसफर हो रही है, प्लस न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर अब हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन तो वही है, इट्स अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स में भी क्योंकि सैलिनिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड किया तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस स्पेसिफिकली जो है हीट और न्यूट्रिएंट्स जो है ट्रांसफर करती हैं। सो होता क्या है, वार्म वाटर फ्रॉम ट्रॉपिक्स गोज टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट कूल्स डाउन एंड इट सिंक्स and then in returns to the tropics, right? Eventually पूरा का पूरा circulation चलता रहता है and this is referred to as your AMOC. Now एक तो तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है, AMOC के बारे में कोई एक लाइन दी होगी और आपको वो चीजें बतानी होंगी। दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है, उस पर आने से पहले एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आना चाहिए, मैम हमने तो इतनी सारी करंट्स पढ़ी हैं, ये कौन सी वाली करंट है जो हम ऊपर से ट्रॉपिक्स की तरफ से आ रही थी या जो डीप ओशन करंट्स है? तो ये जो है आपकी मोस्टली सरफेस करंट्स होती हैं, राइट? डीप वाटर करंट्स के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, राइट? ओके, नाउ अब लेट्स से कि AMOC जो है स्लो डाउन हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है, उसका क्या इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो अगर आप AMOC की बात करो, अगर मैं आपको स्ट्रीम्स दिखाऊं यहाँ पे कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम है, सरफेस करंट उससे एसोसिएटेड बिकॉज हम अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। अब गल्फ स्ट्रीम अगर आप देखो वार्म करंट है बिकॉज ये रेड कलर में है यहाँ पे। अब होता क्या है, गल्फ स्ट्रीम के पानी का बहुत सिग्निफिकेंस है यहाँ पे कि मान लो कि इस रीजन में वार्म वाटर हो ही ना, तो जो ये यूरोपियन रीजन्स की ये वाले पार्ट है ये तो कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा ठंडे हो, यहाँ पे तो कभी वार्म टाइम आए ही ना। थ्रू आउट द ईयर 24/7 365 डेज यहाँ पे ठंड रहा है। तो गल्फ स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, बिकॉज द होल कंटिन्यूएशन ऑफ वाटर गोइंग फ्रॉम ट्रॉपिक्स चल रहा है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली पोल्स पे जो है पानी सिंक कर रहा है, उसकी वजह से जो वार्म वाटर जा रहा है यहाँ पे टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं मैनेजेबल है, पूरा टाइम जो है ठंड नहीं है,
राइट, वरना कुछ ऐसे यूरोपियन रीजन्स होते जिनमें कभी भी गर्मी होती ही नहीं इन कंपैरिजन टू द अदर रीजन्स। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, या बिफोर कमिंग टू दैट लेट मी शो यू the entire thing. Yes, so Gulf Stream में क्या होता है, it's a part of the AMOC. तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर AMOC स्लो डाउन हो जाता है, पानी का ट्रांसफर स्लो डाउन हो जाता है, तो ऐसे बहुत से रीजन थे यूरोप के एंड नॉर्दर्न अमेरिका के भी जहां पे कॉन्स्टेंटली जो है क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा होता। और इसका एक और दिक्कत क्या है, मैं आपको अगर दिखाऊं, गल्फ रीजन जो है यहाँ पे वार्म करंट लेके जाता है, रेनफॉल होने के लिए इवेपोरेशन होना तो जरूरी है, थोड़ी सी वार्म वाटर का होना तो जरूरी है। लेट्स अज्यूम कि वहां पे वार्म वाटर ही ना हो तो इवेपोरेशन प्रोसेस कितना स्लो हो जाएगा, रेनफॉल जो है कितनी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इन रीजन्स में रेनफॉल जो है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी अगर AMOC जो है स्लो हो जाए। इससे एक और तरह के क्वेश्चन का आपका आंसर होता है, किस तरह के क्वेश्चन का, जब ओशन करंट्स की एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं कि गल्फ स्ट्रीम की एप्लीकेशंस क्या है, कि बहुत से नॉर्दर्न अमेरिका के रीजन्स एंड यूरोपियन रीजन्स में ये जो है क्लाइमेट को माइल्ड करती हैं, क्लाइमेट बहुत ठंडा नहीं रखती। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन आ सकता है कि इन रीजन्स में गल्फ करंट का जो है एक एडवांटेज क्या है कि ये कांस्टेंट रेनफॉल भी लेकर आती है। तो आप देख रहे हो किस तरह से कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक हो गए, आपका बेसिक्स ओशन करंट का भी क्लियर हो गया, प्लस जो करंट अफेयर्स में चीजें थी वो भी आ गई, ठीक है। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि अगर कॉन्स्टेंटली जो है पोल्स में सर्दियां रहेंगी तो द इंटायर प्रोसेस वुड बी डिरेल्ड, क्योंकि लेट्स से कि एक तरह से प्रोसेस बना हुआ है कि किस तरह से ट्रॉपिक से सामान जाएगा या गर्म पानी जाएगा फिर वापस आएगा, एंड देयर इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इट। अगर ये प्रोसेस ही डिरेल हो गया तो जो एक्चुअल क्लाइमेटिक चीजें हैं वो भी बदल जाएंगी, एंड हाउ दीज क्लाइमेटिक चेंजेस वुड इवेंचुअली अफेक्ट एवरीथिंग, ये जो है इसमें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो देखा जा रहा है क्लाइमेटिक चेंजेस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो आसपास के रीजन्स है वहां भी कॉन्स्टेंटली जो है चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वेजियन सी, इनमें भी इवेंचुअली जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रीजन है जो उसके लिए कि AMOC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज AMOC। अब आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है कि AMOC जो है अटलांटिक ओशन की प्रॉपर सर्कुलेशन है, स्पेसिफिकली थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, बिकॉज टेम्परेचर और सैलिनिटी पर डिपेंड करेगा, राइट। पोल से जो है पानी नीचे की तरफ जाएगा, अगेन द इंटायर प्रोसेस कंटिन्यूस। और अगर आपसे पूछ लिया कि AMOC वीकन होता है या कोलैप्स होता है तो इसका क्या इंपैक्ट है, तो आप अपने ओशन करंट्स के बेसिक्स पे आओगे कि यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है जो कि इन अ लॉट ऑफ यूरोपियन रीजन्स एंड नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स क्या करती हैं, माइल्ड क्लाइमेट लेके आती हैं कि एक्सट्रीम ठंड ना हो, राइट। या फिर यहाँ पे रेनफॉल में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन अगर यहाँ पर ये वार्म वाटर आए ना तो रेनफॉल ही ना हो। एंड सिमिलरली अगर क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो बेसिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यहाँ की वो भी बदल जाएंगी, एंड उनका जो है इम्पैक्ट समझना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। नाउ बिकॉज हम प्री की बात करें, एक मेन से एसोसिएटेड में मैं छोटी सी चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे। व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, you get an essay about global warming, you get a question about climate change or global warming, AMOC can be quoted as one of the examples. Imagine कि आप general answers लिख देते हैं कि global warming हुई तो oceans जो है पानी उनमें बढ़ जाएगा, एक्सपेंशंस हो जाएंगी, लेकिन इमेजिन योर आंसर व्हेन यू कोट AMOC एज एन एग्जांपल, अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल थिंग, आपके मार्क्स जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ जाएंगे। नाउ दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स कि सिर्फ हम प्री की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ चीजें जो आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इमेजिन AMOC गेटिंग डीरेल्ड, आपका जो न्यूट्रिएंट जहां पर आ रहा है वो भी चीज जो है बदल जाएगी। अगर न्यूट्रिएंट जहां पे आ रहा है वो चीज बदल गई तो आपने देखा होगा जहां न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वहां पे फिशेस बहुत ज्यादा होती हैं, फिशिंग जोन्स बहुत अच्छे होते हैं, तो फिशिंग जोन्स भी दुनिया के बदल जाएंगे। तो अल्टीमेटली इफ फिशिंग जोन चेंजेस, इकोनॉमी को कितना ज्यादा लॉस होगा। इन जनरल जब हम आंसर लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे तो हम लिख देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इकोनॉमिक लॉस है। किस तरह का इकोनॉमिक लॉस? इमेजिन टॉकिंग अबाउट वन कॉन्सेप्ट एंड डिराइविंग कि उससे भी अलग से इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, कितने ज्यादा आपके मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह से आपने चीजों को जो है आंसर करना है। लेकिन प्री के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, आपको इंपैक्ट पे क्वेश्चन आ जाए, आपको थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पे कॉन्सेप्ट आ जाए, आपको AMOC पे क्वेश्चन आ जाए, आप किसी भी हालत में गलत नहीं कर सकते। यू नीड नॉट इवन सी दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है।
सिमिलरली अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, मेडिकेन्स। मेडिटेरेनियन सी पता है आपको यहाँ पे है। सो हरिकेन्स शब्द सुना होगा आपने, है ना। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि इंडियन ओशन रीजन में साइक्लोन्स को साइक्लोन्स कहते हैं, साउथ चाइना सी वाले रीजन में इनको टाइफून्स कहते हैं, पैसिफिक में और कुछ रीजन्स ऑफ अटलांटिक में रादर हरिकेन्स जो है इनको अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो है पैसिफिक रीजन में कहते हैं। सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, इनको विली विली कहते हैं। सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी हुई है और यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द टर्म विली विली हैज बीन इन यूज, ये किस चीज से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए था एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज, मेडिकेन्स जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेडिटेरेनियन सी एंड हरिकेन्स। तो मेडिटेरेनियन सी में जो हरिकेन्स आते हैं बेसिकली उनको जो है मेडिकेन्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, आपको पता है दो तरह के आपने साइक्लोन्स पढ़े हैं, आपने पढ़ा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, आपने पढ़ा है टेम्परेट साइक्लोन, और आपने ये भी पढ़ा है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जो साइक्लोन आ रहा है आप इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कह रहे हो, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स जो आ रहा है जो टेम्परेट जोन्स है उनको आप क्या कह रहे हो, टेम्परेट साइक्लोन्स कह रहे हो। सो टेक्निकली अगर मेडिटेरेनियन सी में साइक्लोन आ रहा है तो दैट हैज टू बी टेम्परेट साइक्लोन, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद है ये रीजन, टेम्परेट रीजन में आता है, राइट। तो इसको तो हमें कहना चाहिए कि ये तो एक टेम्परेट साइक्लोन है, और कई जगह पे इसका नाम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी दिया हुआ है। पर आप ध्यान रखना, मेडिकेन्स आर बेसिकली ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स। बेसिकली होता क्या है, मेडिटेरेनियन सी जो है काफी ड्राई रीजन है, तो यहाँ पे बहुत ही कम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं। लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से यहाँ पे कुछ हद तक वार्म वाटर बनना शुरू हो गया है, जिससे कि कुछ तरह की ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशंस यहाँ पर देखी जा रही हैं, राइट। ऑल्दो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन आना चाहिए, बट बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट इंड्यूस चेंज बहुत ज्यादा है, वाटर का जो टेम्परेचर है थोड़ा बहुत बढ़ गया है, इस वजह से यहाँ पर ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स पाए जा रहे हैं, पर इन रीजन्स में उन्हें कहते हैं हरिकेन्स। और जब मेडिटेरेनियन से इशू कर दिया हमने या रिलेट कर दिया, उनका नाम क्या बन गया, मेडिकेन्स। ठीक है जी, याद रहेगा। अब आप देखो मेडिटेरेनियन का ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन है, लेकिन आप कई न्यूज़पेपर्स में देखोगे इसको एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहीं पर कहा गया होगा। आप ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन जो है कोट कीजिए, राइट। एक और यहाँ पे डाउट आ सकता है यूपीएससी किस तरह से फ्रेम करेगा, सो डोंट वरी, काफी समझदार लोग आपका पेपर ड्राफ्ट करेंगे तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ समझदार ऑप्शंस होंगे। ठीक है, चलिए, तो सेम चीज बता रहे हैं कि मेडिटेरेनियन का ड्राई नेचर है, इसलिए बहुत ज्यादा साइक्लोन्स जो है यहाँ होते ही नहीं है। लेकिन कभी कभी जब रीजन वार्मर हो जाता है दैन यूजुअल, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो चीज एक्चुअली वहां टेम्परेट साइक्लोन होनी चाहिए थी, टेम्परेट साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, वो जो है रादर देन टेम्परेट साइक्लोन बनने के ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह की कंडीशंस जो है बना देता है। सो दैट्स व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ मेडिकेन, राइट। अब एक छोटा सा डिफरेंस है एक जनरल ट्रॉपिकल साइक्लोन और मेडिकेन में, टेम्परेचर का डिफरेंस है कि जो स्पेसिफिक रीजन या जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, मेडिकेन्स उससे थोड़े से कोल्डर टेम्परेचर से बनते हैं। वैसे कोल्डर इट जस्ट मीन्स कि कुछ डिग्री का फर्क होता है, और क्योंकि थोड़े से कोल्ड होते हैं इसीलिए जो ये पूरे साइक्लोन्स हैं ये उतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव या वार्म नहीं होते जितने कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। इसका मतलब है अगर आपको मेडिकेन से क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है ये ऐसे हरिकेन्स हैं, ये ऐसे ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स हैं जो कहाँ आते हैं, मेडिटेरेनियन सी के सी में। अब ये भी आपको पता है कि ये जो टेम्परेट रीजन्स हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हैं मेडिटेरेनियन सी के आसपास, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन्स होते ही नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग नाउ व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होने लग गया है, और जो साइक्लोन्स एक्चुअली टेम्परेट साइक्लोन्स होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन कंडीशंस में आ जाते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या दीज ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स एंड अ जेनेरिक साइक्लोन जो हम पढ़ते हैं इज द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इवेंचुअली कंडीशंस भी थोड़ी वार्मर, बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसी नहीं होती। तो अगर आपको मेडिकेन पे कोई क्वेश्चन आ जाए जो कि बहुत ही समझदार सवाल होगा, यूपीएससी में आएगा, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्वाल्टा। नाउ द टर्म एक्वाल्टा हैज बीन इन यूज किस चीज से एसोसिएटेड है? इटली आपको पता है कहां पर आ रहा है, अगेन मेडिटेरेनियन सी का रीजन आप देख रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी से दिखाऊं तो ये जो वाइट रीजन है ना, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज इटली, यहां पे आता है आपका एड्रियाटिक सी,
ठीक है। एड्रियाटिक सी के आसपास जो वेनिस का रीजन है, देखा गया है कि वहां पे जो है बहुत ही ज्यादा हाई टाइड्स हो गई हैं ना। होता क्या है, एक्वा ऑल्टा एक टर्म है जब इस रीजन में एक्सेप्शनली हाई टाइड्स आ जाती हैं, राइट। एड्रियाटिक सी में इतनी एक्सेप्शनली हाई टाइड्स आ जाती हैं कि वेनिस जैसे रीजन्स में जो है फ्लैश फ्लड्स आने की कंडीशंस हो जाती हैं। इस पर्टिकुलर टर्म को, जो वेनिस के आसपास का रीजन है, उसे एक्वा ऑल्टा कहते हैं। अब सडनली बहुत ज्यादा हाई टाइड्स क्यों आ गई? आपने जो है लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा है, राइट। लोकल विंड्स में दो विंड्स हैं जिनकी फॉर्मेशन की वजह से जो टाइड्स आनी थी उनके साथ, उन विंड्स के साथ बह के वो एक्सेप्शनली हाई हो जाती हैं, राइट। कौन कौन सी दो विंड्स हैं? अगर आप देखो, दिस इज दी इटली वाला रीजन जिसकी हम बात करें, यहां पे आपका एड्रियाटिक सी है, सो बोरा एंड सिरोको। दो ये लोकल विंड्स हैं जिनकी वजह से, ऐसी सीजनल विंड्स हैं जिनकी वजह से जो है एक्सेप्शनली हाई टाइड्स आ जाती हैं, उनके बहाव में बह के एक्सेप्शनली हाई टाइड्स आ जाती हैं, राइट, एड्रियाटिक सी में, जिससे इवेंचुअली वेनिस या आसपास के रीजन में फ्लैश फ्लड्स आने का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है, राइट। तो रिसेंटली इस फिनोमेना को देखा गया है। तो देयर कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट द टर्म एक्वा ऑल्टा हैज बीन इन न्यूज, ये किससे एसोसिएटेड है? ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट डोम बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड ना व्हाट इज एन हीट डोम। अगर मैं आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस बताऊं ना, कि अगर लेट्स से हीट डोम का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, होता क्या है, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है ना। हमने पढ़ा है क्लाइमेटोलॉजी में, राइट, कि कोल्ड हवा जो है हमेशा सिंक करती है और हॉट एयर हमेशा, बिकॉज लाइटर होती है, हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, राइट। हीट डोम की बात करें, ऑब्वियसली हॉट एयर की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या होता है, हॉट एयर बीइंग लाइटर इट गोज अप। अब ऊपर जाके क्या होता है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म वेयर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, रेनफॉल होती है, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। लेकिन हीट डोम कंडीशन में क्या होता है, ऑल्दो हवा ऊपर जाती है, लेकिन इमेजिन अ कंडीशन कि ऊपर से हाई प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा। आई विल टेल यू कि हाई प्रेशर क्यों है। तीन कंडीशंस हैं इनकी, राइट, या दो कंडीशंस हैं जो आपको और ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो हवा ऊपर जा रही थी, अब ये प्रेशर उस हवा को नीचे धकेल देता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो हवा वापस आ जाती है जो कि अपर रीजन में जानी चाहिए थी। तो वापस जब हवा आम टेम्परेचर में आ गई, आम हाइट पे आ गई, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हवा उसी रीजन में ट्रैप होके रह जाती है और उस रीजन का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा 49 डिग्री तक भी टेम्परेचर गया। क्यों? क्योंकि जो हवा ऊपर जा रही थी, जिसने रेनफॉल करना था, उसको ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आया और वो हवा नीचे वापस आ गई। और क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर है, उसी जगह पे वो हवा जो है स्टक हो गई, एंड विच लेड टू दी आइडिया ऑफ हीट डोम, राइट। दिस इज व्हाट अ हीट डोम इज। अब देखते हैं कि ऐसी कंडीशंस कहां और किस तरह से हुई हैं। ठीक है जी, चलिए। या सो व्हाट हैज हैपेंड इज, देखा गया है कि जो नॉर्दर्न अमेरिका के बहुत सारे रीजन्स हैं, वहां पे ये बहुत ज्यादा इशू हुआ है। उसका जो रूट कॉज है दैट इज फ्रॉम पैसिफिक ओशन। अगर हम पैसिफिक ओशन को देखें, आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है। तो ऐसा देखा जाता है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हीटिंग ज्यादा होती है। लेट्स से कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हीट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हीटेड एयर है, जिसको आप एयर मास भी कहते हो, हीटेड एयर मास या हीटेड एयर कम्स टूवर्ड्स दी नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स और कनाडा के रीजन्स, है ना, इसी तरह से। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, हवा जो है पैसिफिक रीजन से नॉर्दर्न अमेरिका या कनाडा के रीजन की तरफ जा रही है, पर यहां पे ऑलरेडी अपर एयर सर्कुलेशन है। आपने अपर एयर सर्कुलेशन के एग्जांपल्स क्या पढ़े हैं ज्योग्राफी में? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है आपकी कोल्ड है, अपर एयर सर्कुलेशन है। तो जो ये हीट ऊपर की तरफ जा रही थी, जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ आई और जेट स्ट्रीम ने जो है इनको ऑलरेडी नीचे की तरफ धकेल दिया, प्रेशर नीचे की तरफ दे दिया, हवा यही रह गई। बट जेट स्ट्रीम इज नॉट दी ओनली थिंग। अगर आपने यहां पर अगर आपने यहां पर पोलर ईस्टर्लीज के बारे में भी सुना हो, तो अगर आप अमेरिका कनाडा के ऊपर अगर आपने मैप ढंग से देखा है, उनके ऊपर बिल्कुल क्या आते हैं, पोल्स। पोल्स से भी तो जो कोल्डर हवा है वो आ रही है, राइट। कोल्ड हवा क्या होती है, अगेन हैवी, राइट। कोल्ड हवा जो है नीचे की तरफ भी आती है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कोल्ड एयर जो है सिंक करती है।
इसका मतलब है एक तो जो हवा ऊपर की तरफ जा रही थी, जेट स्ट्रीम ने उसे नीचे की तरफ धक्का दे दिया बिकॉज जेट स्ट्रीम कोल्डर है, प्रेशर ज्यादा है। अगेन इसके अलावा जो पोलर ईस्टर्लीज आ रही थी, जो पोल से हवाएं आ रही थी टूवर्ड्स यूएस या टूवर्ड्स कनाडा, वो भी जो है उनका टेम्परेचर कम है, वो भी जो है अल्टीमेटली क्या करेंगी, ऊपर आती हुई हवाओं को नीचे की तरफ धकेल देंगी। अगेन दे गो डाउन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो उस रीजन में अल्टीमेटली हवा जो है अटक के रह गई, हवा जो है उस हीट डोम में वहीं का वहीं अंदर रह गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उस पूरे रीजन में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम, राइट, एंड बिकॉज ऑफ द एयर जो कि पोल से आ रही थी, दिस प्रेशर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और जो यहां से जो हीटेड एयर ऊपर की तरफ जा रही थी, दैट केप्ट ऑन कमिंग डाउन, वो यहीं पे स्टक होके रह गई और उन रीजन्स का जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। नाउ दिस इज व्हाट हैज कॉज्ड हीट डोम। लेकिन इसके साथ एक और चीज देखी गई है कि जब भी ला नीना कंडीशंस होती हैं, ये जो हीट डोम है ये प्रोसेस और फास्ट हो जाता है और पूरा का पूरा हीट डोम जो है और ज्यादा फ्रीक्वेंटली बनने लगता है। ऑल्दो हीट डोम कोई नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी से देखा गया है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो गया। सो जेट स्ट्रीम वुड बी रीजन, पोल से आने वाली हवा वुड बी रीजन, एंड इन सर्टन कंडीशंस देखा गया है ला नीना के समय में भी चीजें बढ़ जाती हैं। So you know the entire thing। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, रादर 4 चीजें पता होनी चाहिए। आपको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के बारे में पता होना चाहिए कि इट गेट्स हीटेड मोर देन ईस्टर्न पैसिफिक। नाउ व्हेन दिस एयर मास, देन दिस हीटेड एयर कम्स टुवर्ड्स यूएस, राइट, तो होता क्या है, ऊपर से जेट स्ट्रीम प्रेशर देती है, प्लस जो पोल्स से कोल्ड एयर आ रही है वो भी उनको नीचे की तरफ प्रेशर करती है, एंड इट गेट्स स्टक है देयर। एंड देखा गया है कि ला नीना के समय में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस 4 कीवर्ड्स हैं, आप चारों याद कर लीजिए, जो आपको सवाल आ जाए हीट डोम से यू कैन इजीली आंसर इट। तो हमेशा जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम उसे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट कर देते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ज्योग्राफी में जो इन जनरल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ है पता है, चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन अगर हीट हो रहा है तो हमेशा से हीट होता था, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द हीटिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, बहुत फास्ट हो गया है, जिससे ये चीजें क्या हो गई हैं, एग्रावेट हो गई हैं। तो जब भी आपको ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का सवाल है, तो आप ये चीज जरूर लिखें कि फिनोमेनास बदले नहीं है, लेकिन फिनोमेनास का अकरेंस जो है, उनका जो एक्सटेंट जो है, दैट हैज एग्रावेटेड, दैट हैज इंक्रीज्ड। दैट इज व्हाट विल फेच यू मार्क्स इन योर प्री एंड मेंस बोथ। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। ना ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएटेड पता है। तो रिसेंटली जो है कोई चीज न्यूज में रही है इससे। बिफोर आई कम टू दैट आई वांट टू टॉक अबाउट कोरल्स अ बिट। ना कोरल्स हमें पता है, जब कोरल्स अकेले एग्जिस्ट करते हैं आप इन्हें क्या बोलते हो, पॉलिप कहते हो, है ना। लेकिन दे आर ऑलवेज इन अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द सॉर्ट ऑफ एल्गी, जिस एल्गी को आप क्या कहते हो, जूज़ैंथले कहते हो। और हम ये भी हमेशा से पढ़ते हैं कि पॉलिप जो है जूज़ैंथले को रहने की जगह देते हैं, और जूज़ैंथले क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में पॉलिप को फीड करते हैं। दिस ऑल्सो वी नो। और हमने हमेशा से पढ़ा है कि कोरल ब्लीचिंग में जो है जूज़ैंथले जो है इवेंचुअली अलग हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स मिलना जो है बंद हो जाता है कोरल को। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्या जूज़ैंथले इकलौता ऐसा फॉर्मेट है, इकलौता ऐसा तरीका है जिसपे कोरल फीड कर रहा है? नहीं। कोरल के हैं जी टेंटिकल्स। इस टेंटिकल्स में जो है जूज़ैंथले रहती हैं, और एट नाइट टाइम कोरल जो है इन टेंटिकल्स के मदद से जो है चीज़ों को जो है कैप्चर कर लेता है, एंड दैट इज कोरल का फूड एज वेल। तो जूज़ैंथले इज नॉट दी ओनली थिंग जिससे कोरल जो है फीड कर रहा है। कभी कभी नो गेट दोस क्वेश्चंस कि यदि जूज़ैंथले चला गया, कोरल ब्लीचिंग हो गई, तो कैन कोरल्स बी रिवाइव्ड? यस, दे कैन बी रिवाइव्ड, बिकॉज that is not the only mechanism with which they are feeding. They are also feeding with the help of their tentacles as well, right? We also know कि zooxanthellae different colors की हो सकती है, which will eventually give color to the coral polyp as well, right? तो ये एक चीज थी that I wanted to discuss. Now what you know is coral जो है secrete करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अब इमेजिन सिंगल कोरल सिक्रीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड इवेंचुअली बहुत सारे कोरल सिक्रीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। और जूज़ैंथले का कलर भी है इनमें, तो इवेंचुअली बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कि एक पूरी रीफ बना देते हैं, जिसे आप कोरल रीफ कहते हो। सो कोरल रीफ बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स या कलेक्शन ऑफ कोरल जो बहुत कुछ सिक्रीट करते हैं, इवेंचुअली इट बिकम्स अ कोरल रीफ।
तो ऑस्ट्रेलिया में जो कोरल रीफ है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने रेकमेंड किया है कि ग्रेट बैरियर रीफ को ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा जाए जो कि चीजें इन डेंजर है। तो रिसेंटली इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट ग्रेट बैरियर रीफ बी प्लेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर इन डेंजर। तो कोई बहुत नई बात नहीं है, बहुत सालों से ये इशू चल रहा है, 2015 से ये इशू चल रहा है। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बस थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि इनिशियली भी बात हुई थी कि ऐसा किया जाए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताया भी गया था, बट देखा गया कि कोरल ब्लीचिंग जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही गई एंड अकॉर्डिंग टू यूएन स्टेप्स वर नॉट टेकन एंड फाइनली इनको एक डेंजर की लिस्ट में रख दिया गया है। ठीक है, तो पहला तरीके का क्वेश्चन तो क्या होगा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इन डेंजर रखा जाता है। तो द ओनली कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद लेट्स से पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, बट इन दी कंडीशन ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर हो, पोल्यूशन हो, पोचिंग हो या फिर अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन हो। तो इन चारों का अगर इफेक्ट से लगता है कि कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर है तो उसको इस लिस्ट में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, पहला सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, लेकिन इस लिस्ट में डालने का मतलब ये नहीं कि कुछ सैंक्शन लग गया है यहाँ पे, इट जस्ट मीन्स कि आपने उसको एक इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल दिया है, नाउ इट विल बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू टेक मोर स्टेप्स। अगेन इफ यू डोंट टेक स्टेप्स, अगेन कोई मैकेनिज्म नहीं है टू इन्फोर्स दैट, राइट, लेकिन एटलीस्ट एक लिस्ट में नाम आ जाता है कि अब जो है इनको आगे चीजें ठीक करनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक चीज जो है आप याद रखेंगे। नाउ व्हाट इज द रीजन कि ऐसा कुछ किया गया है? पहला रीजन है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन द एयर एंड इन वाटर एज वेल। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओशन एसिडिफिकेशन हो गई। सो जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इवेंचुअली इट विल लीड टू ओशन एसिडिफिकेशन। ये आपको पता है, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नो दिस। नाउ क्योंकि ओशन एसिडिफिकेशन बहुत बढ़ गई है, जो कोरल रीफ्स हैं जब उनके साथ ही पूरा एसिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि वो इवेंचुअली जो है सही तरह से वर्क नहीं कर पाती। तो ये पहला रीजन है कि वहां पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहां पे जो है कंडीशंस डिटीरियोरेट हुई है। दूसरा कंडीशन क्या है, सेडिमेंटेशन बहुत है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। व्हेन आई से न्यूट्रिएंट्स आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से रन ऑफ आ सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होने की वजह से भी कोरल रीफ्स को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तीसरा जो एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है, वहां पे क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश मानी जाती है। नाउ दिस इज सपोज टू बी अ इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है कि वहां की एक्चुअल स्पीशीज नहीं है, बट इट गोज देयर एंड इवेंचुअली जो है वहां के इकोसिस्टम में इश्यूज आते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर इन्वेजिव स्पीशीज फीड्स ऑन कोरल। अब मान लो कि कोई स्पीशीज है जो कोरल पे फीड कर रही है, तो डेफिनेटली जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो अपने आप में एक कोरल रीफ है, डेफिनेटली दैट विल गेट अफेक्टेड। तो ये जो है इन्वेजिव स्पीशीज है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, कोस्टल डेवलपमेंट, जिसे आप अर्बनाइजेशन कहते हो, इंफ्रा डेवलपमेंट कहते हो, इनका तो डेफिनेटली इन रीजन्स पे असर है ही। तो ये चार रीजन्स जो है माने गए हैं जिसकी वजह से ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हुई है, जिस वजह से जो है यहाँ पर अब इसको एक डेंजर लिस्ट में डाला गया है। लेकिन डेंजर लिस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई सैंक्शंस है, इट जस्ट मींस कि एक चीज को पोर्ट्रे कर दिया गया है एंड अब उस पर काम किया जाएगा। और कंडीशंस क्या थी जिनके बेसिस पे इन्हें डेंजर लिस्ट में डाला जा रहा था? आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, पोल्यूशन, पोचिंग और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। तो ये भी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इजी हैं दोस्तों, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस की हैं, आप इनको गलत कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारी कंसेप्चुअली चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक हम स्टैंडर्ड सवाल डिस्कस कर लेते हैं। पूषा यशस्वी जो है एक तरह की वीट की वैरायटी है। तो स्टैंडर्ड सवाल आपको आ सकता है, द टर्म पूषा यशस्वी हैज बीन इन यूज, व्हाट इज इट एसोसिएटेड विद? तो आपका आंसर जो भी वीट से एसोसिएटेड ऑप्शन होगा वो होगा। नाउ लेट्स से यू गेट अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एलैबोरेट क्वेश्चन ऑन पूषा यशस्वी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एडवांटेज क्या है, इसके जीन्स में या जेनेटिक में कुछ मेकअप में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे इसकी यील्ड जो है बढ़ गई है। ऑल्सो यील्ड बढ़ने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पर्टिकुलर वीट की, कि इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट माना जाता है फ्रॉम येलो फंजाई, स्ट्राइप, ब्राउन लीफ, ब्लैक, एनी सॉर्ट ऑफ रस्ट फंजाई, उनसे इनको बहुत ज्यादा ऑलरेडी रेजिस्टेंट माना जाता है। तो
तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला कि पूषा यशस्वी, राधा तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, पूषा यशस्वी किससे एसोसिएटेड है, एक टाइप की वीट वैरायटी है जिसमें जेनेटिक पोटेंशियल या जेनेटिक मेकअप बदला गया है सो दैट यील्ड पोटेंशियल जो है बढ़ जाए। और दूसरा, इट इज रेजिस्टेंट टू अ लॉट ऑफ रस्ट फंजाई एज वेल। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट है आपका गोल्डन राइस। दिस इज योर व्हाइट राइस, दिस इज योर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की ना थोड़ी सी मैं आपको बैक स्टोरी बताती हूँ, आपको शायद याद रखने में आसानी हो। तो जब राइस की हम बात करते हैं, राइस हस्त तो जी फार्मर्स ही निकाल देते हैं ना, जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट ब्राउन थिंग, लेकिन दैट इज नॉट दी लेयर। उसके बाद डायरेक्टली व्हाइट राइस नहीं होता, उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है राइस ब्रैन। सो बेसिकली जितने भी वाइटामिन या जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर लेयर में होते हैं। लेकिन इस लेयर की दिक्कत क्या है, ये लेयर बहुत ज़्यादा होती है जी ऑयली। तो इस वजह से जब ये राइस जो है इंडस्ट्रीज के पास जाता है फॉर प्रोसेसिंग, तो वो इस ब्रैन की लेयर को निकाल देते हैं। ब्रैन को क्यों निकाल देंगे, बिकॉज ऑयली है, ऑब्वियसली उससे क्या होगा, अगर ऑयल कंटेंट रहेगा तो अल्टीमेटली राइस जो है बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ब्रैन भी निकल गया, अब क्या बच गया, व्हाइट राइस। लेकिन इससे क्या हुआ, जो ब्रैन वाली लेयर थी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स थे वो तो निकल गई। नाउ राइस डजंट हैव एनी न्यूट्रिएंट्स एनीमोर। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए पैरेलली इन्होंने देखा कि किस तरह से हम इस चीज को यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट विटामिन ए। आप मान के चलो कि दो प्रॉब्लम्स है पैरेलली। पहली प्रॉब्लम क्या है कि राइस का सारा मिनरल और जो भी न्यूट्रिएंट्स चला गया। दूसरा, दुनिया में विटामिन ए डेफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा कंट्रीज है। तो यहाँ पे क्या कोशिश की गई कि इस राइस में, जो वाइट राइस है आपका, इनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई इस तरह से कि ये राइस जो है इवेंचुअली बायोसिंथेसाइज करे बीटा कैरोटीन को। जब बीटा कैरोटीन आपके इंटेस्टाइन में जाता है तो इट टर्न्स इनटू विटामिन ए, व्हिच मींस कि आपका जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है उसको जो है केटर करने की कोशिश की जा रही है। देखो दो तरह की टर्म्स होती है ना, फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन भी बोलते हैं, कि बेसिकली न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की कोशिश की जाती है और जेनेटिक मेकअप जो है बदलने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे भी वही किया जा रहा है कि ये जो वाइट राइस है जिसमें बिकॉज इनिशियल ब्रैन की लेयर निकल गई थी, देयर वाज नो न्यूट्रिएंट लेफ्ट और पैरेलली विटामिन ए की भी इशू थी, राइट। तो उसको केटर करने के लिए इसका जेनेटिक मेकअप बदला गया सो दैट ये बीटा कैरोटीन को बायोसिंथेसाइज करे, व्हिच व्हेन गोज इनटू योर इंटेस्टाइन्स आप जो है आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को जो है ये केटर करता है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि वंस दिस एंटायर थिंग हैपन्स, राइट, इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम है, न्यूट्रिएंट्स जो है कुछ समय बाद लॉस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश की जाती है कि इस गोल्डन राइस को जो है जल्दी कंज्यूम किया जाए। तो जो इसका गोल्डन कलर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये बीटा कैरोटीन भी है। तभी आप देखोगे कि दोनों के कलर में जो है डिफरेंस है। याद रहेगा, सिंपल था। नाउ यू नो पूषा यशस्वी वीट क्वालिटी, और आप देखोगे यील्ड बहुत ज्यादा थी और इट वाज ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू अ लॉट ऑफ रस्ट फंजाइस। गोल्डन राइस आपको याद रहेगा बीटा कैरोटीन विटामिन ए की बात करते हैं, ठीक है। नाउ पैरेलली बिकॉज दिस इज बीन इन न्यूज, साइंस में आपकी जो डिजीजेस वाली डेफिशिएंसी वाला टॉपिक है, साइंस में एनसीईआरटी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। आपकी एनसीईआरटी में पूरा चार्ट है, तो वो चीज जो है आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। दोनों चीजें याद हो गई। अगले टॉपिक पे आते हैं। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस जो है उसकी बात हो रही है, मुक्तोश्री। तो बेसिकली ना मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बताती हूँ व्हाट हैज हैपेंड। तो अर्थ की क्रस्ट का आर्सेनिक जो है एक नेचुरल कंपोनेंट है। अब क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में है तो ऑब्वियसली एयर, वाटर, लैंड सब जगह जो है पाया जाता है। दिक्कत कहाँ है, जब आर्सेनिक जो है बॉन्ड्स बनाता है विद ऑल अदर एलिमेंट्स, अगर तो उस एलिमेंट्स में कार्बन है, राइट, तो आप कहते हो आर्सेनिक का वो ऑर्गेनिक फॉर्म है। लेकिन अगर आर्सेनिक जो और बॉन्ड्स बनाता है उसमें कार्बन नहीं है तो आप कहते हो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक है। अब इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक जो है ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है दैन द ऑर्गेनिक वन। बहुत मिनिमल इश्यूज है विद द ऑर्गेनिक वन, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉर्म में बहुत ही ज्यादा इश्यूज है, राइट। तो इमेजिन कि क्रस्ट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आर्सेनिक है एंड वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आर्सेनिक कंटामिनेशन है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप देखोगे जो ब्लू रीजन है यहाँ आर्सेनिक कंटामिनेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। तभी आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश रीजन में कितना ज्यादा आर्सेनिक कंटामिनेशन है इवन इन दीज रीजन्स।
तभी वेस्ट बंगाल सरकार जो है आर्सेनिक कंटामिनेशन की बात कर रही है। अब यहाँ पे आर्सेनिक कंटामिनेशन पता क्यों है? क्योंकि हिमालय से आप देखोगे जो भी सिल्ट आ रहा है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर से या जो गंगा रिवर के साथ जो इन रीजन से जो सिल्ट आ रहा है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऑलरेडी है, आर्सेनिक तो क्रस्ट का पार्ट है, तो आर्सेनिक भी इनके साथ जो है नीचे आ जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे इन रीजन में बहुत ही ज्यादा आर्सेनिक जो है पाया जाता है। ऑल्सो आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यहाँ पे राजमहल फॉल्ट है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे फॉल्ट्स भी हैं, राइट। तो अल्टीमेटली वहां पे भी जो गोंडवाना कोल है या जो बहुत ज्यादा या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी कोल की फॉर्मेशंस है, वहां भी देखा गया आर्सेनिक बहुत ज्यादा है। तो पानी के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर सिस्टम दोनों के साथ वो कहाँ जाता है? इन रीजन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो अब इमेजिन करो पानी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आर्सेनिक है, और आपने देखा होगा और आपने ये चीज पढ़ी भी है ज्योग्राफी में, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है वहां पे राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज राइस में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब इन रीजन्स का जो स्टेपल फूड है वो क्या है? राइस। अब बिकॉज स्टेपल फूड राइस है, लेकिन पानी में तो जी है आर्सेनिक, इरिगेशन के लिए क्या यूज हुआ? अब आर्सेनिक लेडन वाटर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो सारा आर्सेनिक का जो इफेक्ट है आपकी फूड चेन से आगे के आगे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल ने ऐसे राइस की फॉर्मेशन की है, राइट, ऐसा राइस में कुछ चेंजेस किए हैं कि इवन इफ अगर पानी में आर्सेनिक हो तो भी उन रीजन्स पे या उस पर्टिकुलर राइस पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन द ग्राउंड वाटर, दैट इज व्हाई दे हैव कम अप विद द राइस कॉल्ड मुक्तोश्री राइस दैट कैन बी ग्रोन इन आर्सेनिक प्रोन एरियाज, राइट। आर्सेनिक विल नॉट अफेक्टेड दैट मच। तो आइदर पूछा यशस्वी गोल्डन राइस मुक्तोश्री पे यू कैन गेट अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, और यू कैन ऑल्सो गेट अ मैच द फॉलोइंग थिंग, जहां पे आपको मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली आ जाएंगे, राइट, कि व्हाट इज एसोसिएटेड विद व्हाट। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। नाउ ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में ये जो रीजन है जो ग्रीन से मार्क्ड है, इसको आप कहते हो जी सहेल रीजन। बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन है, बहुत पुअर कंट्रीज हैं यहाँ पे, बहुत इकोनॉमी इनकी बढ़िया नहीं है। तो बेसिकली कोशिश क्या है, 2007 से ये कोशिश चल रही है कि अफ्रीका का जो ये डिग्रेडेड लैंड है इसको क्या किया जाए? ट्रांसफॉर्म किया जाए। जितना लैंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट, उतनी ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, बस इतनी सी कोशिश है। तो 2007 में शुरू होके द टारगेट इज टिल 2030, द इयर्स आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इनसे बेसिक एजेंडा क्या है कि जो लैंड है डिग्रेडेड उसको फर्टाइल बनाया जाए, बेसिकली आपके कंट्री की नेचुरल एसेट को बढ़ाया जाए, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिससे इवेंचुअली क्या होगा? फूड सिक्योरिटी भी होगी, एंड पैरेलली आप क्लाइमेट रेजिलियंस पे भी काम करोगे। तो ये चारों चीजें हैं जिनकी ही बात की जा रही है। सो यू डू गेट सच क्वेश्चंस कि ग्रेट ग्रीन वॉल जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, व्हाट माइट बी, व्हाट मे बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी देखना आपको कॉन्सिक्वेंसेस वाले सवाल आते हैं ना, दे ऑलवेज से व्हाट माइट बी, व्हाट मे बी, राइट। तो ये चीजें जो है आपने ध्यान रखनी है, राइट। अब इसी के बेसिस पे, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहेल रीजन के बेसिस पे ही इंडिया में भी एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जा रहा है, राइट। पूरा का पूरा जो है गुजरात से दिल्ली तक की ये चीज़ प्लान की गई है कि यहाँ पे जितना भी डिग्रेडेड लैंड है उसको भी जो है रिक्लेम किया जाए, राइट। जब भी आपको क्लाइमेट चेंज के प्रति इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है उसकी बात आ रही है, दिस कैन बी कोटेड एज एन एग्जाम्पल। तो जो भी आप प्री में चीज़ें पढ़ रहे हो उनको बहुत अच्छे से याद रखो, आपके मेंस में बहुत नंबर बढ़ जाएंगे व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे जो है एक आपकी रेंज आती है अरावलीज। अरावलीज जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, बिकॉज पहले अरावलीज के पास जो माइनिंग होती थी वो बिकॉज ऑफ कोविड जो है रोक दी गई थी, बट इवेंचुअली जो है सरकार ने कहा है कि उन चीज़ों को शुरू किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है, बिकॉज दीज माइनिंग्स गिव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल अराउंड, राइट। तो द आइडिया इज आपको अरावलीज की सिग्निफिकेंस भी पता होनी चाहिए। अब ना अरावलीज की सिग्निफिकेंस देखो, यहाँ पे है आपका थार डेजर्ट, अगर यहाँ अरावली ना हो डेजर्ट तो एक्सटेंड ही होता जाए। सो ये सो दैट एक्सटेंशन ना हो डेजर्ट का, थार डेजर्ट वहीं तक रहे, इसके लिए अरावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसका एडवांटेज क्या है कि एक्सटेंशन नहीं होने देती ये थार डेजर्ट का। दूसरा एडवांटेज देखो, जब आप इंडियन मॉनसून पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट रीजन से बहुत ज़्यादा हवाएं जो है आ रही है, अरावलीज भी एज बैरियर एक्ट करती हैं कि वो हवाएं जो हैं एब्सोल्युटली इंडिया में ना आ जाए, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बैरियर फ्रॉम दी अरावलीज एज वेल। तीसरा जो रीजन है, यहाँ पे तो चले हमने कोल्ड सीजन की बात की है,
राइट। जब साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, जब मॉनसून की हवाएं आती हैं, अरावलीज की वजह से ये हवाएं जो हैं कुछ ठंडे रीजन्स लाइक शिमला में भी जाती हैं, जिससे वहां पर भी रेनफॉल होती है। सो द रीजन्स, उत्तराखंड में, शिमला में, इन रीजन्स में रेनफॉल है इज बिकॉज साउथ वेस्ट मॉनसून के समय अरावली से बाउंस होके ये हवाएं, मॉइस्चर लेडन हवाएं उस रीजन में चली जाती हैं। तो साउथ वेस्ट मॉनसून में भी अरावली का बहुत ज़्यादा जी हाथ है। दोबारा बता रही हूँ, पहला थार डेजर्ट को एक्सटेंड नहीं होने देती, दूसरा जो इट एक्ट्स एज अ बैरियर इन दी कोल्डर या विंटर सीजन, जो कि आपकी सेंट्रल एशिया से हवाएं आ रही हैं, तीसरा साउथ वेस्ट मॉनसून के समय ये डिफ्लेक्ट कर देती हैं हवाओं को, मॉइस्चर लेडन हवाओं को टूवर्ड्स उत्तराखंड, टूवर्ड्स शिमला, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती है। So if you get such questions as well, you know the answer now. Prelims होना बहुत बढ़िया चीज़ है, आंसर लिखा हुआ है, all you have to do is recollect कि आपने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं लोनार लेक। लोनार लेक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज पिंक वाटर है ना। अब लोनार लेक आई होप आपने पढ़ा है, क्रेटर लेक है, राइट, इंडिया का। बहुत समय पहले मीटोराइट आया, गिर गया, राइट, और गड्ढा हो गया वहाँ पे, एंड वहाँ पे लोनार लेक आ गया। सो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, लोनार लेक हो गया पिंक। तो इनिशियली तो क्या कह रहे थे कि बिकॉज एब्सेंस ऑफ रेन थी, बहुत ज़्यादा रेन नहीं हुई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, कोविड की वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, क्लीनिंग नहीं हो पाई, तो इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, उस रीजन की सैलिनिटी बढ़ गई, पीएच बढ़ गया, ये स्टैंडर्ड से रीजन्स थे। अब बाद में क्या देखा गया कि ये रीजन्स तो सही थे कि एब्सेंस ऑफ रेन भी थी, हाई टेम्परेचर भी था, जिसकी वजह से इवेंचुअली सैलिनिटी और पीएच बढ़ गया, लेकिन सैलिनिटी और पीएच बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रोब्स आ गए जिनको हैलोफिलिक माइक्रोब्स कहते हैं। हैलोफिलिक माइक्रोब्स क्या होते हैं, ऐसे माइक्रोब जो कि ज़्यादा सॉल्टी रीजन्स या ज़्यादा सैलिनिटी वाले रीजन्स में ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट तो यही था ना कि सैलिनिटी और पीएच बढ़ गया, तो अल्टीमेटली ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ गई विच आर हेलोफिलिक, जो कि ज़्यादा सैलिनिटी वाले रीजन्स में रहते हैं, और इन माइक्रोब्स को कहा गया हेलो आर्की माइक्रोब्स। इन माइक्रोब्स की वजह से लोनार लेक का कलर जो है पिंक हो गया था कुछ समय के लिए, लेकिन इवेंचुअली देखा गया कि जैसे जैसे बायोमास नीचे सेटल हुआ, जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, इट इज कमिंग बैक टूवर्ड्स ओरिजिनल कलर। तो कभी भी आपको एग्जाम में आए तो आपको इन चीज़ों को हानि करना, राइट, दीज वर द इनिशियल रीजन्स। Later they came to know कि these were just the initial regions या reasons for the formation of these particular microbes, जिनकी वजह से ultimately क्या हुआ, ultimately it came to pink color। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट, तो एंथ्रोपॉज पीरियड, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो, ये रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे बहुत तरह के जो हैं जो लेट्स से कि पक्षी या जानवर जो हैं पाए जा रहे हैं। तो कोरोना के समय में क्या देखा गया, या रादर जो कोविड टाइम्स जिन्हें हम कहते हैं, देखा गया कि सडनली सारी जो सिस्टम्स हैं वो एट अ पॉज आ गए, है ना। बहुत सारे प्री कोविड एरा के जो सिस्टम्स हैं दे वर एट स्टॉप बिकॉज लॉकडाउन्स लगे हुए थे। ऑल्सो ट्रैवल टाइम्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो गए, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो यूके में ऐसा देखा गया, रादर यूके के रिसर्चर ने एक टर्म कॉइन की, एंथ्रोपॉज पीरियड। उनके हिसाब से ऐसा समय है जहाँ पे मेजर इंटरैक्शंस ऑफ ह्यूमंस विद वाइल्ड लाइफ या मेजर वर्क प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस जो है वो रुक गए थे, नोटेबली ट्रैवल, जिस वजह से ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जानवर ऐसे रीजन्स में देखे गए जहां उनको होना ही नहीं चाहिए था। सो दिस पेव्ड एज एन एग्जाम्पल कि इवेंचुअली देखा जाए कि कोविड का जो है वाइल्ड लाइफ, कोविड का इफेक्ट क्या है इन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ का रिलेशनशिप। तो एंथ्रोपॉज पीरियड बेसिकली क्या है, ये वो पीरियड है व्हेन एवरीथिंग हैड कम टू एन हॉल्ट, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज हैड कम टू एन हॉल्ट, स्पेसिफिकली द ट्रैवल, बिकॉज ऑफ विच ऐसे जानवरों को देखा गया कि वो ह्यूमन हैबिटेशंस वाले एरिया में भी देखे गए। इसका बहुत ही इम्पैक्ट हुआ है कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ पे। तो कोशिश क्या की जा रही है कि यूके द्वारा कि इस पूरी चीज़ को स्टडी किया जाए कि 21st सेंचुरी में ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन कैसा था, इवेंचुअली प्री कोविड एरा में कैसा था एंड पोस्ट कोविड एरा में कैसा होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है एज यूके के लोगों को कि कहीं ना कहीं इसको स्टडी किया जाए।
तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा एंथ्रोपॉस पीरियड क्या होता है, सो एनी ऑप्शन विच डिपिक्ट्स समथिंग अबाउट थिंग्स कमिंग टू अ हॉल्ट और एसोसिएटेड विद वाइल्ड लाइफ आपका आंसर होगा। लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कोविड से एसोसिएट कर सकते हो। जब भी आपको मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना कि कोविड एरा में चेंजेस क्या हुए हैं, व्हाट आर द चेंजेस, या कई नई लर्निंग्स क्या है या इश्यूज क्या हैं, हम हमेशा इकोनॉमी की बात कर देते हैं, हेल्थ की बात कर देते हैं। हम ये भी तो लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी मिली है to study the human interaction with wildlife in the 21st century. Imagine quoting a specific term with that, anthropos period. कितने ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके। तो ये जो कुछ कुछ चीज़ें ना दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो आपको प्री और मेंस दोनों में रैंक दिलाती हैं, और कोशिश हमारी यही है कि इन सभी चीज़ों को जो है डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो अल्टीमेटली दिस has also given us insights into the relation between human wildlife interactions in the 21st century. तो ये भी एक चीज़ है या पॉइंट है जो आप अपने आंसर्स या अपने एसेज में जो है कोट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे ध्यान रखना है दोस्तों, और हम देखेंगे कि हमारा प्री और मेंस में बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना लेक्चर जो है आज समाप्त करते हैं। कल आपका हिस्ट्री का लेक्चर है। अगेन आप जो है इन सारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, एंड आई कैन अश्योर यू कि जो है आपका सारा का सारा कंटेंट जो है बहुत इजीली कवर हो जाएगा, एंड वील ऑल्सो ट्राई कि जितना भी कंटेंट हो सके हम आपको प्रोवाइड कराएं। नाउ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है आपके इस लेक्चर का पीडीएफ है, प्लस वीव ऑल्सो गिवन यू अ प्रीमिक्स कंपाइलेशंस फॉर द लास्ट एंटायर ईयर सब्जेक्ट वाइज। वीव ऑल्सो गिवन यू 2 मिनट सीरीज की कंपाइलेशन सब्जेक्ट वाइज विद वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। यहाँ पे एडवांटेज क्या है, अगर आप प्रीमिक्स देखेंगे तो विद अ क्वेश्चन लिंक भी है वीडियो का। तो लेट्स से कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, राइट, लेट्स से 100 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, राइट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सिमिलरली 2 मिनट सीरीज में भी लेट्स से आपको ये टॉपिक नहीं आता, यू क्लिक ऑन द नेम ऑफ द टॉपिक एंड यू विल बी एबल टू सी द एंटायर वीडियो। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए हमने अवेलेबल कराई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समय है दोस्तों, वी विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज इन योर प्रिपरेशन, और जहाँ तक हो सके आप अपने सवाल कीजिए, जो भी इशूज़ हैं उन पे डिस्कशन कीजिए। इफ देयर सम टॉपिक यू वांट अस टू डिस्कस, तो वो भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो है हम डिस्कस करें। तो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। कोशिश यही है कि जो टॉपिक्स आपसे मिस हो जाते हैं, जो टॉपिक्स इतने ईजी हैं, जो कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, जो बहुत टफ टॉपिक्स भी हैं जो आपको समझ में नहीं आते, समथिंग लाइक एमॉक और लेट्स से कि मेडिटेरेनियन सी के हरिकेन्स और एनीथिंग लाइक दैट, सारे के सारे आई वांट टू डिस्कस हियर। द आइडिया इज वेरी सिंपल दोस्तों, 1 महीना बचा है, बेटर लेट देन नेवर। यू हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इनको यूज कीजिए, रिवाइज कीजिए, एंड यू विल सी यू विल गेट वेरी गुड रैंक इन योर प्रीलिम्स। ठीक है जी, तो आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।